कहानी की शुरुआत एज नाम के एक शहर से होती है, जहां पर हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है। उस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीजों को देख रहे होते हैं। इन सब लोगों के बीच एक आदमी दीवार पर लगी एक पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। यह आदमी इस म्यूजियम का एक टूर गाइड है जो यहाँ आने वाले लोगों को म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीजों के बारे में बताता है। तभी वह एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि यह ओडिन है, जो सभी देवताओं के पिता कहलाते थे। बाद में वह लोकी के बारे में बताता है और कहता है कि ये मौज मस्ती के देवता थे। वह यह भी बताता है कि लोकी ने एक जादुई मास्क बनाया था। गाइड कहता है कि कांच के बॉक्स में रखा यह मास्क जिसे भी मिल जाए उसे लोकी जैसी शक्तियां मिल सकती हैं। सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक काला सूट पहना हुआ आदमी आता है और वह उस मास्क वाले बॉक्स को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गाइड देख लेता है और कहता है कि यहाँ पर रखी हुई चीजों को छूना मना है। तब वह आदमी डर के मारे पीछे चला जाता है, लेकिन वह कहता है कि मैं ही लोकी हूँ। फिर लोकी अपने असली रूप में आ जाता है और आसमान से बिजलियों को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर कर म्यूजियम से भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर लोकी अपना मास्क लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ रखा मास्क असली नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉपी है। यह जानकर लोकी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी का चेहरा फाड़ देता है और उसे उसी कांच के बॉक्स में रख देता है। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लोकी अपनी उंगलियों से उन पर फायरिंग करता है, जिससे उन गार्डों के पैरों के नीचे एक बड़ा छेद हो जाता है और सब लोग उसमें गिर जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक नदी में लोकी का असली मास्क बहता हुआ जा रहा होता है। तभी एक कुत्ता उसे देख लेता है और उठाकर अपने साथ ले जाता है। वह कुत्ता उस मास्क को अपने घर ले जाता है। फिर हमें टिम और तानिया नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कार में अपने घर जा रहे होते हैं। तभी तानिया टिम से कहती है कि मुझे अब माँ बनना है, लेकिन टिम कहता है कि अभी बहुत जल्दी है। इस बात से तानिया नाराज हो जाती है। टिम उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। फिर वे अपने घर पहुंच जाते हैं और तानिया बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। टिम बाहर से उसे बहुत आवाज देता है, लेकिन तानिया दरवाजा नहीं खोलती। तब टिम अपने कुत्ते ओटिस के साथ खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ओटिस वही मास्क लेकर टिम के पास आता है, लेकिन टिम को समझ नहीं आता कि यह क्या है। अब सीन कट होता है और हमें लोकी के पिता को दिखाया जाता है, जो लोकी से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने लोकी से कहा था कि वह जल्दी से उस मास्क को ढूंढ ले, क्योंकि अगर वह मास्क किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बाद में टिम अपने ऑफिस में होता है और अपने बॉस डैनियल से मिलता है, जो एक मशहूर एनिमेटर है। टिम उसे एक नया आइडिया बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। दिन खत्म होने के बाद टिम घर लौटता है और तानिया से माफी मांगने के लिए उसे एक गिफ्ट देता है। इसके तुरंत बाद टिम को अपनी कंपनी की हैलोवीन पार्टी में जाना पड़ता है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता। तब तानिया उसे सलाह देती है कि वह ऑटिस के लाए हुए उस मास्क का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। टिम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। पार्टी में पहुंचकर वह मास्क पहन लेता है और जैसे ही वह उसे पहनता है वह मास्क उसके चेहरे से चिपक जाता है। पल भर में टिम उस मास्क में बदल जाता है, एक ऐसा प्राणी जिसके पास लोकी जैसी शक्तियां होती हैं। टिम बड़े ही भड़कीले अंदाज में पार्टी में पहुंचता है, लेकिन वह जल्दी ही देख लेता है कि वहां मौजूद सभी लोग बोर हो रहे हैं। अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह सीधे स्टेज पर कूद जाता है और पूरी पार्टी को एक शानदार शो में बदल देता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर उसका बॉस। पार्टी खत्म होने के बाद अभी भी मास्क के रूप में बदला हुआ टिम घर लौटता है और तानिया के साथ बाकी रात का मजा लेता है। अगली सुबह ऑफिस में सभी लोग टिम से पिछली रात पार्टी में किए गए उसके प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन टिम को कुछ भी याद नहीं होता। उसे तब और भी हैरानी होती है जब उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है। वह टिम से कहता है कि हैलोवीन पार्टी में दिखाए गए शो से प्रेरित होकर वह एक नया एनिमेशन आइडिया पेश करे। यह सुनकर टिम बहुत खुश हो जाता है और ये खुशखबरी तानिया को बताने के लिए तुरंत घर की तरफ भागता है, लेकिन तानिया को भी उससे एक जरूरी बात कहनी होती है। उसे शक होता है कि वह प्रेग्नेंट है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि वे सच में माता पिता बनने वाले हैं। अचानक तानिया को उल्टी आने लगती है। डॉक्टर उसे उल्टी करने के लिए एक बर्तन देता है, लेकिन उसके मुंह से उल्टी की जगह साबुन के बुलबुले निकलने लगते हैं। फिर भी यह कपल अपनी सामान्य जिंदगी जीता रहता है जब तक कि उनका बच्चा एलवी पैदा नहीं हो जाता। इस बीच लोकी अब भी मास्क की तलाश में लगा रहता है और खोजते खोजते एक गोदाम तक पहुंच जाता है। वहीं उसके पिता ओडिन दुकानदार के शरीर पर नियंत्रण कर लेते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि एक बच्चा मास्क की शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। वह लोकी को आदेश देते हैं कि वह उस बच्चे को ढूंढे और जितनी जल्दी हो सके मास्क को वापस ले आए। अगले दिन टिम पूरे घर में उस मास्क को ढूंढता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह उसके काम के लिए उसे प्रेरित कर सकता है। उसे यह नहीं पता होता कि ओटिस ने उस मास्क को बाहर अपने नए डॉग हाउस में छिपा दिया है, क्योंकि बच्चे के आने के बाद उसका पुराना कमरा छिन गया था। मास्क न मिलने की वजह से टिम ऑफिस चला जाता है,
जबकि तान्या घर पर रहकर छोटे एलवी की देखभाल करती है। उसके साथ खेलते हुए तान्या एक गुब्बारा फुलाती है और उसी समय अचानक बच्चा भी अपना सिर गुब्बारे की तरह फुलाने लगता है। एलवी अचानक फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन पास ही ऑटिस खड़ा होता है जो थोड़ा जलन महसूस कर रहा है क्योंकि एलवी ने उसका कमरा ले लिया है और वह यह सब देख रहा होता है। इसी बीच लोकी एक मधुमक्खी में बदल जाता है और उस बच्चे को ढूंढने के लिए अस्पताल में घुस जाता है जो मास्क की शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। वह रिसेप्शन पर बैठी महिला के पास जाता है, उसे अपने डंक से डराता है और फिर उसका रूप धारण कर लेता है। इसके बाद वह उसी दिन पैदा हुए सभी बच्चों की लिस्ट देखता है। अब इस जानकारी के साथ वह अपनी खोज शुरू कर देता है। उधर टिम को अब समझ आने लगता है कि पिता बनना कितना मुश्किल काम है। वह और तान्या बच्चे के रोने की वजह से कई रातों तक सो नहीं पाते और एक रात तो टिम इतना ज्यादा थक जाता है कि वह लगभग बच्चे को दूध की बोतल की जगह एक बल्ब ही दे देता है। सौभाग्य से एलवी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और टिम को जगा देता है बिना टिम को ये समझ आए कि अभी क्या हुआ था। लेकिन अगली सुबह हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। तान्या टिम को बताती है कि उसे काम के लिए एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर टिम घबरा जाता है क्योंकि उसी हफ्ते टीवी नेटवर्क उसके नए कार्टून का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन चाहता है। यह तारीख तान्या की यात्रा के साथ ही पड़ती है, जिससे टिम को बच्चे के साथ पूरी तरह अकेला रहना पड़ता है। टिम अपने बॉस से पूछता है कि क्या वह घर से काम कर सकता है ताकि वह एलवी की देखभाल भी कर सके। उसका बॉस इसके लिए मान जाता है। फिर तान्या दोनों को अलविदा कहती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। टिम काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एलवी रोना बंद ही नहीं करता। वह उसे चुप कराने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अगले दिन फिर एक और रात बिना सोए गुजर जाती है, जबकि उसका बॉस बार बार उसे ड्राइंग के बारे में दबाव देता रहता है। कई घंटों बाद तान्या फोन करके उनका हाल पूछती है। एलवी उसकी आवाज सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वह अपना पहला शब्द मम्मी बोल देता है। ये सुनकर टिम बहुत खुश हो जाता है और बच्चे से डैडी बुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन एलवी डैडी नहीं बोलता। वह फिर से मम्मी कहता है, लेकिन इस बार एक बड़े इंसान की आवाज में। यह देखकर टिम पूरी तरह डर जाता है। उधर लोकी अपनी लिस्ट में दिए गए बच्चों के घरों में जाना शुरू कर देता है। वह एक महिला के घर पहुंचता है और खुद को एक सेल्समैन बनाकर उसे एक नया वैक्यूम क्लीनर देता है। महिला उसका टेस्ट करने लगती है और तभी लोकी मशीन को चालू कर देता है, जिससे वैक्यूम उसे पूरी तरह अंदर खींच लेता है। लोकी बच्चे को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि उस बच्चे के पास कोई शक्तियां नहीं है। वह तो बस एक सामान्य बच्चा होता है जो गुस्से में उसके चेहरे पर एक गुड़िया फेंक देता है। टिम घर पर वापस आकर जितना हो सके काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एलवी उसे काम नहीं करने देता। इसलिए वह उसे टीवी के सामने बिठा देता है और द फ्लिंटस्टोन्स और वुडी वुडपेकर जैसे कार्टून दिखाने का फैसला करता है। भले ही तान्या ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह तरीका काम कर जाता है। एलवी शांत हो जाता है। टिम इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी जल्दी थोड़ा काम करने लगता है और ऑटिस से कहता है कि वह बच्चे का ध्यान रखे, लेकिन कुत्ता सीधे बाहर अपने डॉग हाउस में चला जाता है और वहाँ खुदाई करने लगता है ताकि वह लोकी का वही मास्क ढूंढ सके जिसे उसने पहले छिपा दिया था। उस रात टिम सो जाता है, जबकि एलवी टीवी पर कार्टून देखता रहता है और इसी समय ऑटिस आखिरकार मास्क ढूंढ लेता है और उसे पहनकर बदल जाता है। उधर एलवी एक कार्टून देख रहा होता है जिसमें एक आदमी को एक मेंढक मिलता है जो गाता और नाचता है। उसका मालिक उस मेंढक को एक बिजनेसमैन को दिखाकर उससे पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब कोई दूसरा आदमी उसे देखता है तो मेंढक बिल्कुल सामान्य जानवर की तरह व्यवहार करता है और आखिर में उस कार्टून का अंत इस तरह होता है कि मुख्य किरदार को पागल समझकर मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। एलवी उस कार्टून को बहुत मजे से देख रहा होता है, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं होता कि ऑटिस, जिसने अब मास्क पहन लिया है, उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहा है। अगली सुबह टिम फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए उसका कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लग रहा होता। उसी समय एलवी अपने पिता के सामने उसी नाचते हुए मेंढक वाले कार्टून की नकल करने लगता है। टिम अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता। फिर अचानक बच्चा रूप बदल लेता है और उसका सिर वुडी वुडपेकर जैसा हो जाता है और वह पूरे कमरे में दौड़ने और कूदने लगता है। एलवी भागकर किचन में चला जाता है और टिम उसके पीछे पीछे दौड़ता है। भागते हुए टिम इमरजेंसी सर्विस को फोन करता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसका बेटा अजीब अजीब और असंभव करतब कर रहा है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, फोन पर मौजूद ऑपरेटर को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वह फोन काट देता है। टिम सोचने लगता है कि अब क्या करे। तभी वह बाहर अपने पड़ोसी को देखता है और मदद मांगने के लिए उसके पास दौड़कर चला जाता है। वह उसे पूरी घटना बताता है, लेकिन पड़ोसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। टिम सच्चाई साबित करने की कोशिश करता है और एलवी से कहता है कि वह पहले की तरह गाना और नाचना शुरू करे, लेकिन कार्टून वाले मेंढक की तरह बच्चा कुछ भी नहीं दिखाता। दूसरों के सामने एलवी बिल्कुल एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करता है। हताश होकर टिम उसे हिलाने लगता है, यह सोचकर कि शायद वह कुछ कर दे, लेकिन पड़ोसी गुस्सा हो जाती है और टिम को अपने घर से बाहर
निकाल देती है। कुछ मिनट बाद टिम वापस घर आता है और अपने बेटे को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एल्वी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे लिविंग रूम के फर्नीचर पर ऐसे पटकने लगता है जैसे वह कोई खिलौना हो। उसी समय ऑटिस कमरे के दूसरी तरफ से आता है और बच्चे को एक खिलौना देता है, लेकिन वह असली खिलौना नहीं होता, वह एक बम होता है। एल्वी तुरंत समझ जाता है कि यह बम है। वह उसका फ्यूज बुझा देता है, अपने मुंह से धमाके की आवाज निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। जब ऑटिस यह आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि उसने आखिरकार बच्चे से छुटकारा पा लिया है और वह अपनी इस जीत का जश्न मनाने लगता है। लेकिन तभी उसे इनाम के तौर पर एक बड़ी हड्डी मिलती है और वह उसे चबाने लगता है। उसे यह पता नहीं होता कि यह भी एल्वी द्वारा बनाया गया एक बम है। हड्डी फट जाती है, लेकिन मास्क की शक्तियों की वजह से कुत्ता बच जाता है। इस हार के बाद भी ऑटिस हार नहीं मानता। वह रस्सी वाली क्रेन का इस्तेमाल करके बच्चे को हटाने की एक लंबी योजना बनाता है। दिन के आखिर में कुत्ता घर के अंदर आता है और अपनी बुरी योजना को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टिम देखता है कि ऑटिस रूप बदल चुका है और उसके पास कई हथियार भी हैं। यह देखकर टिम को इतना जोर का झटका लगता है कि वह तुरंत बेहोश हो जाता है। ऑटिस उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है और ऊपर बच्चे के कमरे में चला जाता है। रस्सी से बंधे एक प्लंजर की मदद से वह छत पर चढ़ जाता है। जब वह देखता है कि एल्वी का ध्यान कहीं और है तो वह नीचे उतरकर पालने तक पहुंच जाता है और बच्चे के डायपर पर एक लैंप लगा देता है। फिर वह क्रेन को चालू करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि बच्चे को उठाकर घर से बाहर खींच सके। लेकिन जैसे ही वह क्रेन चालू करने वाला होता है, एल्वी उसके पीछे आ जाता है। कुत्ते को पता चले बिना वह वही क्लैंप ऑटिस के कॉलर पर लगा देता है। जैसे ही ऑटिस क्रेन चालू करता है, वह खुद ही हवा में उड़ जाता है। टिम होश में आता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ऑटिस एक पियानो के अंदर फंस चुका होता है। क्रेन उसे खींचती रहती है और कुत्ता एक एयर डक्ट से टकराता है जो टूट जाता है। फिर वह दूसरी तरफ से बेडरूम के सीलिंग फैन में जा गिरता है और उसके बाद घर के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन यह मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। वह सीधे वापस उसी कमरे में आ गिरता है। वह फिर से फंस जाता है और एक बार फिर घसीटा जाने लगता है। इस बार वह एक गंदे बाटब में गिरता है, फिर एक चिड़ियाघर तक घसीटा जाता है और आखिर में एक वॉशिंग मशीन के अंदर पहुंच जाता है जहां रोलर्स उसे कुचल देते हैं। एल्वी एक गुब्बारे की तरह उड़ते हुए उसकी तरफ आता है और कुत्ता खिड़की से बाहर उड़कर आंगन में जा गिरता है। इस जोरदार झटके के साथ ऑटिस का मास्क उतर जाता है और वह फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन तब तक घर लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। फिर भी टिम अपने पिता की जिम्मेदारी निभाता रहता है और एल्वी का डायपर बदलने की तैयारी करता है। उसी समय लोकी एक डिलीवरी मैन के भेष में घर के सामने आ जाता है और टिम को एक पैकेज देता है। टिम उसे खोलने के लिए जाता है और कुछ देर के लिए बच्चे को लोकी के पास ही छोड़ देता है। लोकी इस मौके का फायदा उठाकर एल्वी को ध्यान से देखता है, लेकिन चूंकि बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए वह वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। उधर टिम पैकेज खोलता है और उसमें से एक बड़ा बॉक्सिंग ग्लव निकलता है जो सीधे उसे लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद टिम होश में आता है और परेशान होकर फैसला करता है कि वह अपने बेटे को एक बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाएगा। वह बच्चे को कार में बैठाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके बेटे पर किसी आत्मा का कब्जा है। उसी समय एल्वी अपना सिर पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा लेता है और फिर कार में हरे रंग का पदार्थ उल्टी कर देता है। टिम को यह नहीं पता होता कि लोकी अभी भी वहीं छिपा हुआ है और जब लोकी यह सब देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि एल्वी उसी मास्क वाले इंसान का बेटा है। कुछ मिनट बाद टिम शहर पहुंचता है और बच्चों के अस्पताल के अंदर चला जाता है। लोकी भी उसका पीछा करता है, लेकिन वह अपनी कार विकलांगों के लिए बनी पार्किंग में खड़ी कर देता है। इस वजह से एक पुलिस अधिकारी उसके पीछे आ जाता है। लोकी उससे बहस करने की कोशिश भी नहीं करता। वह अधिकारी को बेहोश कर देता है और उसका सिर फुटपाथ पर पटक देता है। इसके बाद वह सीधे टिम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे मास्क उसे सौंपने की मांग करता है। टिम कसम खाता है कि उसे नहीं पता कि मास्क कहाँ है, लेकिन लोकी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और एक विशाल कुल्हाड़ी निकाल लेता है। उसी समय ऑडिन एक गार्ड के शरीर में प्रवेश कर जाता है और लोकी को डांटा है। टिम इस मौके का फायदा उठाकर एल्वी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी खुद को छुड़ा लेता है और उनका पीछा करते हुए एक विशाल लोहे की दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक देता है। गुस्से में वह एक बड़ा सूटकेस बनाता है और उसके अंदर किसी जादूगर की चाल की तरह एक विशाल ग्रेनेड प्रकट करता है। फिर वह उसे टिम और एल्वी की ओर फेंक देता है। सौभाग्य से एल्वी अपनी बाहों को ढाल में बदल लेता है और दोनों को उस विस्फोट से बचा लेता है। टिम अपने बेटे को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन लोकी अभी भी नहीं रुकता। वह अपने असली रूप में आ जाता है और एक बड़ा आग का गोला बना लेता है। जैसे ही वह उसे फेंकने वाला होता है, तभी अचानक ऑडिन हस्तक्षेप कर देता है। वह टिम के शरीर पर नियंत्रण कर लेता है और उसके शरीर से बिजली के झटके निकलते हैं, जिससे लोकी की दिव्य शक्तियां छिन जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद एल्वी भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह अपनी बाहों को रबर की तरह लंबा कर लेता है और लोकी को 2 कचरे के डिब्बों के बीच पटक देता है। इससे लोकी पूरी तरह बेहोश हो जाता है और एल्वी उसे एक डिब्बे के अंदर फेंक देता है। अब लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन
शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। टिम को उसके बॉस का फोन आता है जो उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए स्टूडियो आने का आदेश देता है। घबराकर वह अपनी गोद में बच्चे को लेकर टीवी स्टेशन की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात प्रोड्यूसर्स से होती है, लेकिन दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी तैयार नहीं होता, इसलिए वे उसे तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं और इमारत से बाहर फेंक देते हैं। बाद में टिम तानिया को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। दिन कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, वह मानता है कि एल्वी के साथ समय बिताने का मौका मिलने से वह खुश है। फोन पर बात करने के बाद पिता और बेटा कुछ पल शांति से बिताते हैं। टिम बच्चे को नहलाता है, उसे बिस्तर पर सुलाता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन उसी रात लोकी फिर से वापस आ जाता है। वह चुके से घर में घुसता है और सीधे बच्चे के कमरे में चला जाता है। एल्वी को पालने में देखकर वह दीवार पर अजीब निशान बनाता है और ऑडिन को बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ता है। वह बताता है कि बच्चा मास्क का असली बेटा है और ऑडिन से अपनी शक्तियाँ वापस देने की विनती करता है। ऑडिन मान जाता है, लेकिन उसे मास्क वापस लाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय देता है और साथ ही उसके द्वारा मचाई गई तबाही को भी ठीक करने के लिए कहता है। लोकी को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं और वह अपनी योजना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पड़ोसी वहाँ आ जाता है और टिम को आवाज देकर कहता है कि वह बूढ़ी औरत को घर से बाहर ले जाए। लोकी अपना सिर एक विशाल नाक में बदलकर उसे डरा देता है। इस शोर से टिम जाग जाता है और तुरंत एल्वी के पालने की तरफ दौड़ता है। लेकिन जब वह अंदर देखता है तो बच्चे की जगह उसे लोकी का चेहरा दिखाई देता है। यह देखकर वह डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर उसे तानिया की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह भी भेष बदले हुए लोकी की ही आवाज होती है। और आखिर में धोखे का देवता अपने असली इरादे बता देता है। वह मांग करता है कि टिम मुखौटा ढूंढकर 1 घंटे के अंदर गली में लेकर आए, वरना वह अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाएगा। चेतावनी देने के बाद लोकी बच्चे को पकड़ता है और छत के रास्ते भाग जाता है। कुछ ही सेकंड बाद तानिया घर पहुंचती है और घर को पूरी तरह खंडहर जैसा पाती है। टिम, जो पूरी तरह घबराया हुआ होता है, गलती से उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह भेष बदले हुए लोकी है। जब उसे समझ आता है कि वह सच में उसकी पत्नी है तो वह माफी मांगता है और उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन जाहिर है तानिया उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी पड़ोसी अपनी विशाल नाक के साथ वहाँ प्रकट होती है। ये देखकर तानिया को समझ आ जाता है कि टिम सच कह रहा था। दोनों तुरंत काम में लग जाते हैं। उन्हें ऑटिस को ढूंढना होता है क्योंकि वही एकमात्र है जिसे पता है कि मुखौटा कहाँ छिपा है। इस बीच ऑटिस ने फिर से मुखौटा पहन लिया होता है और एक पड़ोस के कुत्ते के साथ रोमांटिक पल बिता रहा होता है। टिम उसे ढूंढ लेता है और उसे एल्वी को बचाने में मदद करने के लिए मना लेता है। ऑटिस मान जाता है, मुखौटा उतारता है और टिम को दे देता है। उधर गली में लोकी बच्चे के साथ खेल रहा होता है और अपनी शक्तियों को आजमा रहा होता है। वे दोनों एक वाइल्ड वेस्ट स्टाइल के द्वंद्व की कल्पना करते हैं। लोकी पहले एक नकली रिवॉल्वर से गोली चलाता है, जबकि एल्वी का हथियार असली निकलता है। वह लोकी को बिना चोट पहुंचाए गोली मार देता है, सिर्फ उसे डराने के लिए। लोकी इस मजाक पर हंसता रहता है। तभी वहाँ टिम और तानिया पहुंच जाते हैं। दोनों उससे कहते हैं कि वह बच्चे के बदले मुखौटा ले ले। लोकी इस सौदे के लिए मान जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह अपना फैसला बदल देता है और एल्वी को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। उसी समय ऑटिस उस पर झपटता है और उसे काट लेता है। इससे मुखौटा हवा में उड़ जाता है। टिम उछलकर उसे पकड़ लेता है, पहन लेता है और तुरंत अपने नकाब वाले रूप में बदल जाता है। लोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिम अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी कार को एक ताकतवर मशीन में बदल देता है। तानिया और ऑटिस भी उसके साथ उस कार में कूद जाते हैं। वे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और लगभग लोकी को पकड़ लेते हैं, लेकिन लोकी एक और चाल चलता है और एक लीवर घुमा देता है, जिससे सामने की सड़क विशाल लहरों की तरह ऊपर उठने लगती है। फिर भी टिम हिम्मत नहीं हारता और उसका पीछा करता रहता है। जब लोकी देखता है कि वह उनसे बच नहीं सकता तो वह रास्ता बदलकर एक बॉक्सिंग रिंग की तरफ चला जाता है। वहाँ वह टिम को लड़ाई की चुनौती देता है। टिम यह चुनौती स्वीकार कर लेता है और दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं। जादू में ज्यादा अनुभव होने की वजह से लोकी उसे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन टिम पलटवार करता है और उसे एक सूटकेस से मार देता है। फिर टिम उस सूटकेस को बंद कर देता है जिसमें लोकी फंसा हुआ होता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब टिम की मुलाकात तानिया से होती है, जिसने एल्वी को एक पिंजरे में बंद पाया था। तानिया उसे आजाद कर देती है और तीनों बाहर निकलने के लिए भागते हैं। अचानक लोकी द्वारा बनाई गई एक विशाल पेंसिल ईंट की दीवार से उनका रास्ता रोक देती है। टिम कई खिलौना हथियारों से उस खलनायक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी अपनी जादुई पेंसिल से उन्हें फूलों में बदल देता है। इसके बाद लोकी एक विशाल पेंसिल से टिम पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टिम एक बड़े पेंसिल शार्पनर का इस्तेमाल करके उसे पीस देता है। फिर भी पेंसिल के टुकड़े दोबारा जुड़ जाते हैं और लोकी फिर से सामने आ जाता है। ये देखकर कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लोकी एक प्रस्ताव रखता है कि बच्चा खुद तय करे कि वह किसके साथ रहना चाहता है। लोकी चालों और खेलों से एल्वी को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। तभी टिम कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह मुखौटा उतार देता है और अपने बेटे को पुकारता है। वह उसे बताता है कि उसकी वजह से वह एक
बेहतर इंसान बन गया है और उसे उसका पिता होने पर गर्व है। यह सुनकर बच्चा पहली बार उसे पापा कहकर बुलाता है और लोकी की जगह टिम और तान्या को चुन लेता है। लेकिन लोकी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह उन सबको कुचलने के लिए एक विशाल हथौड़ा बुलाता है। टिम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने परिवार की रक्षा करता है और उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसमें से एक ड्रिल निकाल देता है जिससे टिम घायल हो जाता है। जब लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी अचानक ओडिन वहां प्रकट हो जाते हैं। ओडिन घोषणा करते हैं कि लोकी का समय खत्म हो गया है और अब उसे उसके किए हुए कामों की सजा मिलेगी। लेकिन टिम ओडिन से उसे माफ करने की विनती करता है, क्योंकि टिम के अनुसार एक पिता को ऐसा ही करना चाहिए। उसकी बात सुनकर ओडिन प्रभावित हो जाते हैं और लोकी को माफ करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वह लोकी को अपने साथ देवताओं की दुनिया में वापस ले जाते हैं। जाने से पहले ओडिन उस मुखौटे को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि वह फिर कभी मुसीबत न खड़ी कर सके। अगले दिन टिम अपने पुराने बॉस से मिलने जाता है और उन्हें अपने बेटे के साथ हुए अनुभवों से प्रेरित एक नए एनिमेशन प्रोजेक्ट का आइडिया दिखाता है। उसके बॉस को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर वे दोनों मिलकर एक कार्टून बनाते हैं जो बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। उसी रात शो के प्रीमियर के दौरान टिम अपने पूरे परिवार के साथ जश्न मनाता है। कुछ ही देर बाद तान्या बताती है कि वह फिर से गर्भवती है। यह खबर सुनकर टीम बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।